बच्चों, हम लोग आज क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करता है और फलस्वरूप एक नया पदार्थ का निर्माण बनता है, तो उस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड और बेस आपस में क्रिया करता है तो एक नया पदार्थ सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट बनाता है और जल बनाता है। तो इस अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सोडियम क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो जो सोडियम क्लोराइड बनता है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाता है। केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपने अव्ययी यानी मूल रूप में जो पहले था और बाद में बना उनके गुणों में भिन्नता हो जाएगी, सेम नहीं होंगे। अब दूसरे प्रकार के रिएक्शंस होते हैं आयनिक समीकरण नहीं, आयनिक अभिक्रिया। आयनिक अभिक्रिया में क्या होता है? जब अभिकारक और उत्पाद के मध्य जो आयनिक बंध होता है वो अभिक्रिया के फलस्वरूप टूटता है और एक नया आयनिक बंध का निर्माण होता है, उसे हम आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया और तीसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयनिक समीकरण क्या होता है? जब अभिकारक और उत्पाद आपस में क्रिया करता है तो उनके बीच, अभिकारक और उत्पाद के बीच जो आयनिक बंध होता है वो अभिक्रिया के फलस्वरूप टूट जाता है और एक नया आयनिक बंध का निर्माण होता है। उस अभिक्रिया को हम आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। आयनिक अभिक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, संयोजन, वियोजन और द्विविस्थापन या आयनिक वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? कोई कंपाउंड या यौगिक जल में घोलने से वो अपने आयनों में टूट जाता है, या उस कंपाउंड में, उस यौगिक में जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वो अपने आयनों में टूट जाता है। इसे हम विद्युत या आयनिक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड ले लीजिए CH3 COOH, या सोडियम एसीटेट ले लीजिए CH3 COONA। अब इसको जल में मिलाते हैं तो ये आयनों में टूटता है, एक साइड हो जाता है एसीटेट आयन प्लस सोडियम आयन। यह जो है एग्जाम्पल था आयनिक वियोजन या विद्युत वियोजन अभिक्रिया का। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशंस। हम केमिकल रिएक्शंस को प्रदर्शित करने के लिए एलिमेंट के सिंबलों को, उनके फार्मूलों को यूज करके दर्शाते हैं, उसी को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड कन्वर्टिंग इनटू वाटर, H2 plus O2 कन्वर्टिंग इनटू H2O। दिस इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्वेशन। संयोजन अभिक्रिया, जब एक या एक से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जांपल क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्यूप्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके जो प्रोडक्ट बनाता है उसमें कॉपर अलग हो जाता है और H2O अलग हो जाता है, यानी CuO प्लस H2 कन्वर्टिंग इनटू Cu प्लस H2O। अगला टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें एकल पदार्थ जो है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड ले लीजिए। सिल्वर ब्रोमाइड को आप हीट करेंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा और प्रोड्यूस होगी ब्रोमीन गैस। विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक एक्टिव एलिमेंट, अधिक क्रियाशील यौगिक कम क्रियाशील की ओर मूवमेंट करता है। जैसे जिंक रिएक्शन करेगा कॉपर क्लोराइड से तो जिंक की एक्टिविटी कॉपर से अधिक होगी, तो जिंक जो है कॉपर क्लोराइड से कॉपर को वियोजित करके बना देगा जिंक क्लोराइड और कॉपर साइड हो जाएगा। यह जो एग्जांपल है विस्थापन अभिक्रिया का होता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस में क्या होता है? इसमें दोनों अभिकारक जो होते हैं इनके एलिमेंट आपस में मूवमेंट होते हैं, तो ये द्विविस्थापन का अभिक्रिया का हो गया। अगला हमारा आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? ऊष्माक्षेपी
यानी आप इसको टॉपिक के रूप में ले सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जैसे दैनिक जीवन में हम देखें तो जब हम चूने को जल में डालते हैं तो पानी जो है बॉयल होने लगता है, यानी उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो यह एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक का, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और ठीक इस अभिक्रिया का अपोजिट रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। इसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसके टेम्परेचर में कमी आती है। जैसे जल है, जल में हम ग्लूकोज को घोलते हैं तो जल का टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी जल जितना पहले टेम्परेचर होता है उससे ठंडा हो जाता है, यानी उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल एंडोथर्मिक का है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्क्रमणी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिक्रिया अग्रदिशिक और पश्चदिशिक यानी फॉरवर्डेड और रिवर्स दोनों साइड में अभिक्रिया संपन्न होती है, उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी एक बार अभिकारक प्रोडक्ट बना देगा और उसको वैसे ही हम छोड़ेंगे तो पुनः प्रोडक्ट उत्पाद बन जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें जो पदार्थ होते हैं आपस में क्रिया करते हैं और नया पदार्थ बना देते हैं। पुनः नए पदार्थ से हम उसको किसी भी विधि द्वारा अब उसको पूर्व रूप में अलग अलग पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। यानी यह रिएक्शंस जो होती है एक दिशिक होती है, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है द्विदिशिक होती है। आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे। रासायनिक साम्य अवस्था। रासायनिक साम्य अवस्था केवल रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है। यह ऐसी अवस्था होती है जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में संपन्न होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जब फॉरवर्डेड यानी अग्र दिशा में और पश्च दिशा में दोनों का वेग समान हो जाता है तो उसको हम रासायनिक साम्य कहते हैं। जैसे अगर उत्पाद जो है आपस में क्रिएट होके प्रोडक्ट बनाता है और उतना ही प्रोडक्ट पुनः अभिकारक में चेंज हो जाता है तो उस समय उस अवस्था को हम इक्विलिब्रियम या साम्य अवस्था कहते हैं। अब मैं इस पाठ्य पुस्तक के एक्सरसाइज पे चलता हूँ, जिसमें से ये ब्लू क्वेश्चन होता है। ब्लू क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज होता है। मैं ये एक्सरसाइज को बता रहा हूँ जिसमें से आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना होती है। तो पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? ये सिंपल सी बात है। मैग्नीशियम जो है वायु के संपर्क में आता है तो जलता है, क्योंकि वो काफ़ी सक्रिय होता है। मैग्नीशियम वायु के संपर्क में ही जल उठता है। आप लोग जानते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इस वर्ग के जितने एलिमेंट है मोर रिएक्टिव है, काफ़ी सक्रिय होता है। अब रिबन को वायु में जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? तो जो रिबन होता है, जो फीता होता है, उस पे मैग्नीशियम लगा होता है और धूल की पतली परत जो है उस रिबन पर चिपक जाती है, जिससे वायु उस रिबन पर पड़ती तो जरूर है लेकिन मैग्नीशियम के संपर्क में नहीं आ पाती है, धूल से ही टकरा के वापस लौट जाती है। इसलिए हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं जिससे वायु का सीधा संपर्क मैग्नीशियम से हो। यही कारण है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसको साफ करते हैं ताकि धूल की परत हट जाए और मैग्नीशियम का संपर्क सीधे वायु से हो। हाँ बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें 3 क्वेश्चन है, 3 यूनिट है और इसको बोला है इक्वेशंस को संतुलित करके लिखना है। ये शब्द समीकरण है, इसको आपको इक्वेशंस में बनाना है और उसको बैलेंस भी करना है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो हाइड्रोजन बोला है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो ये H2 लिख दिए, H लिखेंगे तो ये हाइड्रोजन परमाणु हो जाएगा, H2 लिख दिए अणु हो गया, ये गैस हो गया। और प्लस क्लोरीन गैस, गैस हमेशा अणु रूप में ही भाग लेगा। अब आपस में ये क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन का प्लस चार्ज और इसका माइनस दोनों इक्वल है, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा HCl। ये तो हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया, बट ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जो है 2 टाइम्स है और क्लोरीन भी 2 टाइम्स है। यहाँ हाइड्रोजन जो है 1 टाइम है, क्लोरीन भी 1 टाइम है। तो आप बैलेंस इक्वेशंस में जानते हो एटम की संख्या जो है इक्वल होता है, तो हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड
सेम एटमों की संख्या सेम हो जाएगी। जैसे हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, हाइड्रोजन 2 टाइम्स, और क्लोरीन 2 टाइम्स है, क्लोरीन 2 टाइम्स है। अब इसके सेकेंड यूनिट पे चलते हैं। बोला है बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से क्रिया करके बनाता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का एटॉमिक फार्मूला BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4 थ्राइस कन्वर्टिंग इनटू। अब देखिए, इसको जानने के लिए आपको जानना होगा बेरियम जो है ये इसका वैलेंसी +2 और क्लोरीन का -1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है लेता है। एल्युमिनियम 3 संयोजक है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2 8 3 होगा, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी एटम को देता है, तो इसकी 3 वैलेंसी हो गई। और सल्फेट आयन का 2 निगेटिव होता है, तो ये थ्राइस हो गया। इसका वाला इस पर लग गया, और सल्फेट का जो -2 होता है ये यहाँ लगेगा। अब ये क्रिया करके क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। बेरियम जो है किसके साथ क्रिया कर रहा है, सल्फेट का, तो बेरियम का 2+ होता है और सल्फेट का 2 निगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा BaSO4। और बचेगा एल्युमिनियम क्लोरीन से क्रिया करेगा AlCl। एल्युमिनियम का 3 होता है, तो यहाँ 1 को लिखते नहीं है। अब देखो ये दोनों बराबर है, इसका +2 और सल्फेट का -2, तो सेम चार्ज है, कट गया। बट ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे। बेरियम 1 टाइम है, एल्युमिनियम 2 टाइम्स है, तो यहाँ हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्लोरीन 3 × 2 6 टाइम हो गया, तो क्लोरीन को 6 टाइम करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ भी 3 से कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, सोडियम। अब देखो, सोडियम परमाणु और जल ये आपस में रिएक्ट होगा, क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का Na और हाइड्रोक्साइड का OH, इस पर प्लस होता है, हाइड्रोक्साइड पर माइनस, और निकलेगा क्या, हाइड्रोजन अणु रूप में। और यह जो है देखिए बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस नहीं है। यहाँ पर H 2 बार है, यहाँ पर 3 बार हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से करेंगे तो हाइड्रोजन 2 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स 4 टाइम्स हो गया, तो यहाँ कर दीजिए। अब ऑक्सीजन भी 2 बार हो गया, हाइड्रोजन 4 बार हो गया, और सोडियम जो है 2 बार हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग ये अभी तक जो मैं बता रहा हूँ ये ब्लू क्वेश्चन है, और ब्लू क्वेश्चन का जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें शब्द में दिया है कि जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को घोलते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है। आप उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में क्रिया करेंगे तो ये द्विविस्थापन रिएक्शंस होगा, यानी बेरियम जो है किससे क्रिया करेगा, सल्फेट से करेगा, और सोडियम किससे करेगा, क्लोरीन से। अब इस इक्वेशंस को बनाने के लिए आपको इसके वैलेंसी संयोजकता के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। बेरियम का क्या होता है 2+, लिखना नहीं है मैं समझाने के लिए। क्लोरीन का -1, सोडियम का +1 और सल्फेट आयन का -2 होता है। तो अगर बेरियम सल्फेट से क्रिया करेगा तो दोनों का 2+ और -2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा BaSO4+। अब Na का प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो जाएगा और बनेगा NaCl। ये समीकरण तो हो गया, परंतु संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए हमको दोनों साइड जो है परमाणुओं की संख्या को इक्वल करना होगा। तो देखिए बेरियम 1 बार, यहाँ भी 1 टाइम है सल्फेट, सोडियम और क्लोरीन 2 बार है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का यूनिट 2 देखते हैं। इसमें बोला है कास्टिक सोडा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया करेगा तो क्या होगा। इसमें भी देखो Na हो जाएगा और इसका माइनस, ये मोर रिएक्टिव है, तो ये आपस में क्रिया करेगा। Na प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, ये साधारण नमक का एटॉमिक फार्मूला है। और OH ऋणायन और H धनायन हमेशा मिल के जल का निर्माण करता, तो ये हो जाएगा H2O। इसको इधर मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। OH ऋणायन प्लस H धनायन कन्वर्टिंग इनटू H2O। इस तरह यहाँ से OH जो है H के साथ मिलकर जल का निर्माण किया है। यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्रियाकलाप 1.7 पाठ्यपुस्तक का एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी है, उस गैस का नाम बताइए। तो ये सिंपल है। जल का जब आप जल में विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उसका आयनिक वियोजन होगा और वो टूट जाएगा। यानी हम जल लेते हैं H2O और इस पर क्या करेंगे, विद्युत विसर्जन करेंगे, विद्युत। तो ये बनेगा H2 + O2।
अब हमको ज़रूरत है इसको बैलेंस करने का। अब बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार, इधर 2 बार ऑक्सीजन 2 बार नहीं है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना बार हो गया, 4 बार, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में मिलाया जाता है, तो इसका सलूशन मैं इक्वेशन द्वारा समझा रहा हूँ। ये कॉपर सल्फेट का ये विलयन हो गया और इसमें मैं आयरन लेता हूँ। तो आप जानते हो कि आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये विस्थापित कर देगा। ये कॉपर सल्फेट है तो ये Fe कॉपर से अधिक आयरन क्रियाशील है, तो यहाँ से विस्थापन अभिक्रिया होगा, सल्फेट हटेगा और ये बनाएगा FeSO4 और प्लस Cu। यानी आयरन जो है कॉपर सल्फेट में सल्फेट को अलग कर देता है और बनाता है फेरस सल्फेट, जिससे कलर जो है चेंज हो जाता है।